देखिए कल कल मैंने बताया था भैया फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो मोशन को क्या करता है भैया, अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। तो यहां पे लिखा हुआ भैया, ठीक है, whenever a body moves and tends to move over the surface of other body, a force comes into play which act parallel to the surface of contact and opposes the relative motion, relative velocity, ठीक है। this opposing force is known as friction force। क्या करा भैया, पहले आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? तो भैया मान लीजिए दो चीजें अलग अलग स्पीड से चल रही है, तो उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। जब दो सरफेस के बीच में सेपरेशन चेंज हो तो हम कहते हैं भैया इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी। से मान लीजिए ये पॉइंट यहां पर है, और अगर मैं मार्कर को यहां से ले जाऊं तो आप देख रहे हो इस पॉइंट और मार्कर के बीच का लगातार क्या हो रहा है, सेपरेशन क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। जब आपका सेपरेशन चेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगी भैया, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। क्या होगी? एक सेकंड, पापा तू तो अभी यहीं पे था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है भैया कि अगर एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो उन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगी, और इस वेलोसिटी को अपोज करने के लिए एक फोर्स आता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि भैया जब तक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यदि आप फोर्स नहीं लगा रहे तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। जैसे ही आप फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन को कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि जो सरफेस, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होती है, उन्हीं दोनों सरफेस के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। जो सरफेस आपकी कांटेक्ट में नहीं होगी वहां से फ्रिक्शन नहीं आएगा। जैसे गाड़ी आपकी चलती है तो गाड़ी का बॉटम पार्ट ही क्या होता है, जमीन के कांटेक्ट में होता है, यानी फ्रिक्शन केवल जमीन से आ सकता है। साइड के 3 पार्ट या 4 पार्ट आपके, या 6 पार्ट, 5 पार्ट आपके कांटेक्ट में नहीं होते, तो वहां से फ्रिक्शन नहीं आता। फ्रिक्शन कहां से आता है, जो सरफेस आपकी कांटेक्ट में होती है दूसरी सरफेस के। ठीक है, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आने का क्या, कहां से ओरिजिन है। तो भैया अगर मैं बात करूं तो जो बॉडीज होती हैं उनके सरफेस में क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है, पैचेस कहते हैं इनको, पैचेस। ठीक है, इरेगुलरिटीज होती है, और जो दूसरी सरफेस इसके कांटेक्ट में आती है उन पे भी क्या होगी, इरेगुलरिटीज होंगी। जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर पड़ती है तो ये इरेगुलरिटीज एक दूसरे को क्या करती है, लॉक्ड कर लेती है। क्या करती है, एक के ऊपर एक आ जाती है। अब जब इस सरफेस को मूव करना होगा तो ये इरेगुलरिटीज को चलने से क्या करेंगी, रोकती है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पे लिखा हुआ है surface irregularities and interlocking of irregularities are the cause of friction। सरफेस की जो इरेगुलरिटीज होती है और इरेगुलरिटीज में जो इंटरलॉकिंग आती है वही क्या होता है, फ्रिक्शन का कारण बनती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया। आगे बढ़ते भैया, अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन के टाइप की, ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। एक बॉडी रेस्ट में है, आपने कोई फोर्स नहीं लगा रखा, कोई फ्रिक्शन नहीं आया, उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया लेकिन फिर भी बॉडी चल नहीं रही है, फिर भी वो बॉडी रुकी हुई है, तो जो फ्रिक्शन आया उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? आपने और फोर्स लगाया, बॉडी अभी भी नहीं चल रही, अभी भी क्या कहलाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने और फोर्स लगाया, बॉडी अभी भी नहीं चल रही, उसे भी क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो,
लेकिन अब आप एक चीज देख रहे हो कि भैया आप फोर्स बढ़ा रहे हो फिर भी आपकी बॉडी नहीं चल रही, तो इसका मतलब फ्रिक्शन इतना है जो आपके फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है पहले जीरो था, जैसे आपने फोर्स लगाया वैसे ही आ गया, और आप जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और जब तक आपका फ्रिक्शन बढ़ता रहता है तब तक बॉडी आपकी नहीं चलती। ठीक है, आपने लास्ट लिमिट तक फोर्स को बढ़ा दिया, बॉडी अब भी नहीं चल रही। बॉडी के द्वारा ऑफर किया गया सबसे मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है जो बॉडी को रोक रहा है चलने से, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां तक बॉडी आपकी चलती नहीं है। जैसे ही इसके बाद आप चले जाते हो, इसके बाद आप फोर्स लगाते हो, बॉडी क्या करती है, मूव करना चालू कर देती है। बॉडी तुरंत क्या आती है, मोशन में आ जाती है, और फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। जब बॉडी चलने लगती है उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं भैया काइनेटिक फ्रिक्शन। याद नहीं आ रहा? अब देखिए कुर्सी भी आवाज है कुर्सी, तेरा ये फ्रिक्शन जब लगता है जब आपकी बॉडी क्या होती है, सुन लीजिए, अरे भाई यार बैठे, ये फ्रिक्शन जब लगता है जब आप बॉडी पे फोर्स लगाओ पर आपकी बॉडी मूव ना करे, तो इसे हम क्या कहते हैं भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सुन लीजिए, लेकिन अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट, मतलब पर्टिकुलर लिमिट तक ये क्या होती है, इसकी वैल्यू बढ़ पाती है। हेलो, हाँ मैम, हाँ, अरे तू घर पे बैठ ना, कोई नहीं, क्लास में तो आराम करेगा घर पे बैठ के। ओए, बोलिए भाई, भाई ध्यान दीजिए प्लीज, बोलिए कोई भी। तो भैया आपको कह रहा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या होती है, अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते आते हो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन इसके बढ़ने की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को हम क्या कहते हैं भैया, लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद जैसे ही आप फोर्स को बढ़ाओगे बॉडी क्या करती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। समझ गए? अच्छा, दूसरी बात यहां पर है, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम, देखिए सुन लीजिए यहां पर, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग। क्योंकि आपको पता है भैया स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स लगाया वैसे इसके पास वैल्यू आती है, और इसकी वैल्यू उतनी होती है जितना आपने अप्लाइड फोर्स लगाया। जैसे से आप अप्लाइड फोर्स लगाते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। लेकिन कहां तक बढ़ती है, मैक्सिमम स्टैटिक तक। ठीक है भैया, उसी मैक्सिमम स्टैटिक को हम क्या कहते हैं भैया, उसी मैक्सिमम स्टैटिक को हम क्या कहते हैं भैया, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का जितना अप्लाइड फोर्स रहेगा उतना ही क्या रहेगी आपकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रहेगी। लेकिन इसके बढ़ने की क्या होती है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, लिमिट। उसके बाद नहीं बढ़ता, उसके बाद बॉडी क्या होती है, चलना चालू कर देती है। आगे बढ़िए, काइनेटिक फ्रिक्शन। यार आ गया, ठीक है। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एक कौन सा फ्रिक्शन होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play when one body start in motion। जब एक बॉडी क्या होती है, मोशन में स्टार्ट कर देती है चलना, जब वो चलना चालू कर देती है तो जो अपोजिंग फोर्स आता है जो उस मोशन को रोकता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होता है भैया, थोड़ा सा कम होता है। मतलब मैक्सिमम स्टैटिक से थोड़ा सा कम होता है। क्यों कम होता है, देखिए भैया बताया था मैंने आपको, क्यों कम होता है, बताएगा मुझे,
क्यों कम होता भैया काइनेटिक मैक्सिमम स्टैटिक से? तो बता बे आदर्श, काइनेटिक कम क्यों होता है स्टैटिक से? तू बता ध्रुव, कल बताया था मैंने तो, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं देखी तूने कल? क्यों कम होता है? देखिए भैया मैंने बताया था भैया कि जब मैं बात करता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन की या लिमिटिंग फ्रिक्शन की, उस वक्त बॉडी आपकी क्या होती है? रेस्ट में होती है। उसके पास कौन सा इनर्शिया होता है? रेस्ट में होता है। और आप फोर्स लगा करके उसको क्या करते हो? मोशन में लाने का प्रयास करते हो, यानी इनर्शिया के अगेंस्ट में काम करते हो। और जब आपको इनर्शिया के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है तो उस केस में आपको फोर्स भी क्या लगाना पड़ता है? ज्यादा। और जब ज्यादा फोर्स लगता है तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी क्या है? ज्यादा। लेकिन जब आपकी बॉडी मोशन में हो जाती है तो उसका पास कौन सा इनर्शिया आता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। और आपका फोर्स भी उसको मोशन में रखने का प्रयास कर रहा है और बॉडी के पास इनर्शिया भी क्या है? मोशन में। यानी इस बार आप इनर्शिया को फेवर कर रहे हो। जब आप किसी को फेवर कर रहे हो तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, और जब कम फोर्स होता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बताया था कल पूरा का पूरा। फिर मैंने बताया था ग्राफ। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ देखिए भैया, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू फ्रिक्शन। कब तक? अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन के डायरेक्टली होती है कब तक? लिमिटिंग तक। तो भैया अप्लाइड फोर्स बढ़ाओ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। देखो अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूं, फ्रिक्शन क्या हो रहा है? कब तक बढ़ रहा है? लिमिटिंग तक। लिमिटिंग तक नहीं, उसके बाद जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे बॉडी क्या होगी? चलना चालू कर देगी। और फ्रिक्शन की वैल्यू एकाएक क्या होती है? कम हो जाती है। और उस वक्त फ्रिक्शन जब बॉडी चलती है तो क्या होता है? फ्रिक्शन आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या आता है? काइनेटिक। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां से थोड़ा सा अच्छा चालू हो गया फ्रिक्शन में। अगर मैं बात करूं भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब बॉडी आपकी रेस्ट में चल नहीं रही, उस वक्त के लॉ है। ठीक है, पहला लॉ कहता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट मतलब ये देखिए, जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में, जिनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, उनके नेचर पर भी डिपेंड करती है। मान लीजिए आप दोनों हाथ में ऑयल लगा दीजिए और दोनों हाथ पे ऐसे ऐसे रख कीजिए, तो आपको ज्यादा फ्रिक्शन महसूस नहीं होने वाला, क्योंकि इनका नेचर क्या हुआ? पॉलिश्ड हो चुका है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हाथ को ऐसे करोगे तो आपको क्या होगा? ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होगा। यानी आपकी, समझ गए? समझ गए? ऐसी आप ग्रीसिंग कर देते हो इंजन के पार्ट्स की, जो चीज हार्ड होती है कुंडी वगैरह में, जैसे आप ग्रीस लगा देते हो तो आसानी से चली, और क्या क्या होती है? कुंडी मूव करती है। क्यों? क्योंकि भैया उसकी सरफेस क्या हो चुकी है? पॉलिश्ड हो चुकी है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। यानी जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, उसकी सरफेस किस तरीके से है? पॉलिश्ड है या बगैर पॉलिश्ड है? समझ गया भैया? तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि इनका नेचर क्या है। समझ गया? अगर आपने पॉलिश कर रखा है, ग्रीसिंग कर रखी है, तो उस चीज का फ्रिक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। अभी ये इस पे क्या कहते हैं कि ये फर्श पे आप ऑयल गिरा दो, नॉर्मल फर्श तो ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगी, लेकिन जैसे आप ऑयल गिरा दोगे तो क्या होगा? फिसलैट हो जाएगी, नहीं फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है भैया, तो वही कह रहे हैं कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द, क्या होता है भैया? नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, किस तरह की सरफेस आपस में कांटेक्ट में। दूसरा, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए एक ब्लॉक था, आपने उसको ऐसा रखा, उसी ब्लॉक को आपने ऐसे रख दिया। इस ब्लॉक का मास क्या है? 2 kg। इस ब्लॉक का मास भी क्या है भैया? 2 kg। किस केस में बताओ जमीन के साथ ज्यादा एरिया कांटेक्ट में? किस केस में? पहले केस में, दूसरे केस में? पहले केस में, दूसरे केस में? दूसरे केस में ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट में। तो आपको लगेगा भैया हो सकता है यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन हो। मैंने दोनों का मास कितना बनाया? 2 kg 2 kg। तो ध्यान रखना, अगर दोनों का मास यानी दोनों का जो नॉर्मल, ये वेट नीचे आएगा और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ऊपर। वेट कहाँ आएगा? नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ऊपर। अगर दोनों के नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सेम है तो ध्यान रखना दोनों जगह पे फ्रिक्शन भी क्या आएगा? सेम आएगा, चाहे एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो चाहे एरिया ऑफ कांटेक्ट। कहने का मतलब है यदि मोबाइल को मैं ऐसे रखूं या मोबाइल को मैं ऐसे रखूं, दोनों केस में नॉर्मल क्या होगा? सेम रहेगा। तो जो फ्रिक्शन लगेगा दोनों केस में क्या लगेगा? सेम ही लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि चाहे एक बस के बराबर का कोई छोटा सा पत्थर हो, चाहे खुद बस हो, अगर समझ गए दोनों का अगर नॉर्मल रिएक्शन सेम है, एन की वैल्यू सेम है,
तो भैया ध्यान रखना दोनों जगह पे फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। एरिया चाहे कितना भी आपस में कांटेक्ट में हो दो सरफेस का, समझ गया क्या भाई, ध्यान नहीं है क्या है, हंसी आ रही थी तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये मास 4 kg का है, इसका मात्र इतना सरफेस एरिया का है आपस में कांटेक्ट में, ये मास भी क्या है 4 kg का है, इसका इतना एरिया सरफेस सरफेस जो एरिया है वो इतना एरिया कांटेक्ट में। बताओ किसका ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट में। लेकिन भैया ये ध्यान रखना दोनों का नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, इसलिए F1 और F2 यानी दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है भैया, F1 बराबर में F2 सबसे मेन तो है, और यही आपके फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला देगा। क्या कहता है देखिए, कहता है भैया सुन लीजिए, आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया, क्योंकि अप्लाइड फोर्स नहीं होता तो फ्रिक्शन भी नहीं होता, बताया था ना मैंने आपको। तो जैसे आपने अप्लाइड फोर्स लगाया क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया। और आपको पता है ये फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, एन पर, इस पे डिपेंड करता है एन पर। देखिए आप वेट भी बोल सकते हो, लेकिन हर जगह पर वेट वैलिड नहीं रहता, वेट के साथ कई बार फ्रिक्शन क्या होता है, गलत हो जाता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, एन पर, क्योंकि हर बॉडी का वेट देखो आप सोचो, मैंने वेट क्यों नहीं बोला, फ्रिक्शन जो होता है वो एन पे ही क्यों डिपेंड करता है, वेट पे क्यों नहीं डिपेंड करता। चलो मान लीजिए मेरे हाथ का वेट क्या सेम है, मैंने हाथ को बड़े हल्के से रखा, आराम से मैंने आराम से रखा, यानी दोनों के बीच में कांटेक्ट क्या बड़ा कम है, तो आप आसानी से इस हाथ के ऊपर मूव करा सकते हो, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या कम है। यानी अगर कांटेक्ट फोर्स एन को क्या कहते हैं भैया, कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, अगर कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कम है तो फ्रिक्शन भी क्या आएगा, कम आएगा, वेट तो उतना ही है ना। अभी मैंने क्या कर दिया, अपने हाथ को पूरे ढंग से रख दिया, अब क्या हुआ, दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब देखो अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, वेट तो उतना ही है ना, बस कांटेक्ट फोर्स अगर अलग अलग है तो फ्रिक्शन क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो ध्यान रखना कांटेक्ट फोर्स जब ज्यादा हो, कांटेक्ट जब अच्छे से कांटेक्ट होगा दो सरफेस का, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जब दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट क्या होगा, कम होगा, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या आएगा, कम आएगा। और कांटेक्ट फोर्स को ही हम क्या कहते हैं भैया, नॉर्मल रिएक्शन, क्या कहते हैं उसे, नॉर्मल रिएक्शन। और कांटेक्ट फोर्स दोनों क्या है, सेम चीज है। तो ध्यान रखना कि भैया जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसका डायरेक्टली होता है, एन की। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, इसे कहते हैं म्यू, क्या कहते हैं इसे, और इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि हम स्टैटिक का लॉ पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं इसे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन ये आ गया। ठीक है, कई बार एन की वैल्यू वेट के बराबर होती है, कई बार एन की वैल्यू वेट के बराबर नहीं होती, समझ गया, एन की वैल्यू अलग अलग होती है, समझ गया। जैसे अभी मैंने बोला, अभी मेरा हाथ ढंग से नहीं रखा हुआ, तो इस केस में मेरा कांटेक्ट फोर्स mg के बराबर नहीं होगा, क्योंकि मेरा हाथ का वेट अलग है। लेकिन अगर मैंने अपने हाथ को ढंग से रख दिया इस पे, तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा कांटेक्ट फोर्स, अब उसकी वैल्यू क्या होगी, मेरे वेट के हाथ के वेट के बराबर रहेगी। ठीक है, इस बार एन इक्वल टू में mg हो जाएगा, इसलिए मैं वेट को हमेशा नहीं लेता फ्रिक्शन केस में, किसको लेता हूं, कांटेक्ट फोर्स को, समझ गए। अब देखिए यहां पर F इज इक्वल टू में फॉर्मूला बन गया म्यू एस एन, म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ, और इसकी वैल्यू जो होती है वो सरफेस टू सरफेस क्या करती है, वेरी करती है। अलग अलग सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। जिसके लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है वो सरफेस ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करती है, जिसके लिए म्यू की वैल्यू कम होती है वो सरफेस कम फ्रिक्शन ऑफर करती है, समझ गए, म्यू एस। अब स्टैटिक की कंडीशन है तो इसलिए हमने म्यू एस इस्तेमाल किया। अच्छा म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो एफ अपॉन में एन, है ना, म्यू की वैल्यू निकालनी तो एफ अपॉन में एन की होगी। देखिए यहां पे लिखा हुआ मैंने जो भी बताया मैंने, म्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेस इन कॉन्टेक्ट। अगर म्यू ज्यादा होगा तो सरफेस ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेगी, और अगर म्यू कम होगा तो सरफेस कम फ्रिक्शन ऑफर करेगी। ठीक है, अब आते भैया जब बॉडी चलने लगी है तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक, क्या आएगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन का लॉ पड़ता है। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक है,
कह रहा है भैया इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट, बताया था आपको मैंने भैया, अगर बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन सेम है तो कितना भी एरिया ऑफ कांटेक्ट हो दोनों केस में फ्रिक्शन क्या आएगा, सेम ही आएगा। इस पे डिपेंड करेगा कितना ए सरफेस एरिया कांटेक्ट में, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको लगता होगा कि भैया आप किसी चीज को तेज चलाओ तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। फ्रिक्शन चाहे बॉडी तेज चले चाहे आपकी बॉडी धीमे चले, दोनों केस में आपका फ्रिक्शन क्या लगता है, सेम ही लगेगा। तो यही लिखा हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी वेलोसिटी एक्सेप्ट वेलोसिटी इज नॉट मोर लार्ज एंड, मतलब बहुत ज्यादा होनी चाहिए तो बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर बॉडी मीडियम है, मीडियम स्पीड में चल रही है, स्पीड वेरी कर रही है, तो उस केस में आपका फ्रिक्शन क्या रहेगा, काइनेटिक एक जैसा ही रहेगा, उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, ये ध्यान रखना। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है, कांटेक्ट फोर्स पे, नॉर्मल रिएक्शन पे। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने कॉफिशिएंट कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, इसे हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये भी क्या होता है, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होता है। अच्छा बताओ कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक ज्यादा होता है, तो इसलिए उसका कॉफिशिएंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टैटिक को लिमिटिंग कहते हैं ना, और काइनेटिक की कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, एक बॉडी एक सरफेस है, उस सरफेस से पहले बॉडी रेस्ट में थी तो उस वक्त उसका कॉफिशिएंट नोट किया, उसी सरफेस पर बॉडी अब क्या होगी, चलने लगी, अब उसका कॉफिशिएंट नोट किया, तो दोनों की कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। किसकी ज्यादा रहेगी, रेस्ट वाली यानी लिमिटिंग वाले की ज्यादा रहेगी, स्टैटिक वाले की, और मोशन वाले की यानी काइनेटिक वाले की क्या रहेगी, कम रहेगी। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बड़ा ही आसान टॉपिक है। आप अप्लाइड फोर्स नहीं लगाते, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, बताना मैंने आपको। अगर आपके द्वारा लगाया गया फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, और जैसे आपने फोर्स लगा दिया वैसे फ्रिक्शन अभी आ जाएगा, समझ गए। अगर आपने फोर्स नहीं लगाया है तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो, और जैसे आपने फोर्स लगा दिया फ्रिक्शन वैसे ही आ जाएगा। अब देखो एंगल ऑफ, हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन, ध्यान दीजिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते छोटे मोटे। देखिए इन दी अब्सेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन क्या होता है, तो इस वक्त केवल दो फोर्स लगते हैं, एक वेट लगता है, दूसरा क्या लगता है, कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। समझ गया क्या बेटा, ध्रुव दिक्कत है क्या, मतलब आपकी एक्टिविटी मेरे को सही नहीं लग रही, मतलब मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपकी एक्टिविटी। नहीं बात नहीं कर रही लेकिन मेरे को अच्छे लग रहा, समझ रहे हैं ना तो मैं क्या कह रहा हूं, अब मत करिए ऐसा यार, मैं अगर प्रसारित करूंगा ना तो ये मत करिए। बेटा इधर देख बेटा, जैसे मैंने फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स लगाया, वैसे कौन आया, फ्रिक्शन आया। तो अब देखो यहां पर कितने, पहले कितने लगे थे, एन और एम जी, लेकिन जैसे आपने अप्लाइड फोर्स लगाया तो यहां पर एन, एफ और एम जी तीनों आ गए तीनों। तो भैया आपको याद होगा अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, 20 से जाएगा। अगर बी में ए वेक्टर ज्यादा है तो रिजल्ट ए की तरफ रहेगा, और अगर बी वेक्टर ज्यादा तो रिजल्ट कहां रहेगा, बी की तरफ रहेगा। रिजल्ट ऑलवेज टुवर्ड्स दी हायर वेक्टर, बड़े वाले वेक्टर की तरफ रिजल्ट रहता है आपका, समझ गया। अब देखिए सुन लीजिए, तो जैसे ही मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया कौन आ गया भैया, फ्रिक्शन भैया आ गया। तो पहले क्या था, कांटेक्ट फोर्स था, अब कौन आ गया, फ्रिक्शन आ गया। अब इस कांटेक्ट फोर्स और फ्रिक्शन का रिजल्ट क्या हो गया, ये हो गया, ये आर क्या है, रिजल्ट किसका, फ्रिक्शन का और कांटेक्ट फोर्स का। तो ये जो रिजल्ट ने कांटेक्ट फोर्स के साथ जो एंगल बनाया है, रिजल्ट ने, किसका रिजल्ट है, फ्रिक्शन और कांटेक्ट फोर्स के, जो रिजल्ट आर आया उसने जो एंगल बनाया है किसके साथ, कांटेक्ट फोर्स के साथ, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या बता रहा है ये, खामखा ही निकाल लिया ना, नहीं निकाला खामखा, अभी पता लगेगा आपको क्यों निकाला इसको। देखिए अब एक चीज देखिए कि अगर मान लीजिए आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, सुन लीजिए, तो आपका फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है वो कहां जाएगा, फ्रिक्शन की तरफ, यानी ये एंगल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। आप अप्लाइड फोर्स और बढ़ाओ, फ्रिक्शन क्या हो गया, और बढ़ जाएगा, है ना।
और ये जो आपका रिजल्ट है वो क्या होगा, और एफ की तरफ आएगा, यानी ये एंगल और बड़ा हो जाएगा। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होता है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जितना कम होता है उतना ही कम फ्रिक्शन होता है। समझ गए भैया? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या बताता है कि कोई सरफेस कितना फ्रिक्शन ऑफर कर रही है। अगर किसी केस में मैं बोलूं भैया एक सरफेस है S1, उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है 30 डिग्री, एक सरफेस क्या है S2, उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है भैया 50 डिग्री। बताओ कौन ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है? तो सरफेस 2, क्योंकि इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है ज्यादा है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने का मतलब है कि रिजल्ट किसकी तरफ है, फ्रिक्शन की तरफ है। और अगर रिजल्ट फ्रिक्शन की तरफ है तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है भैया, ज्यादा है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट से हमें बताता है कि कौन सी सरफेस कितना फ्रिक्शन ऑफर कर रही है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, देखिए भैया बहुत आसान तरीका है। मैंने क्या किया, ये क्या है कांटेक्ट फोर्स, ये क्या है रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड कांटेक्ट फोर्स। ये बना दिया, लाइन खींच दी ऐसे, ये इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल है ये लाइन, किसके पैरेलल है, फ्रिक्शन के। ये फ्रिक्शन है और ये लाइन क्या है फ्रिक्शन के पैरेलल, तो ये क्या खुद क्या हो जाएगा फ्रिक्शन। ये क्या है कांटेक्ट फोर्स, ये क्या है थीटा। एंगल क्या बन गया आपका, ट्राइंगल में tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है भैया फ्रिक्शन, और बेस क्या है भैया एन। एफ अपॉन में एन क्या होता है म्यू, एफ अपॉन में एन क्या होता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर tan थीटा ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन कर दोगे, tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन कर दोगे तो किसके बराबर आएगा, उस सरफेस के कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की, कोफिशिएंट ऑफ। अब देखिए नीचे वही लिखवा रखा मैंने, पूरी डिटेल दे रखी है, ठीक है ठीक है। आर क्या रिजल्ट ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड थीटा क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसके बीच का एंगल होता है, तो लिखा इट इज द एंगल इन बिटवीन आर। आर क्या है ना, एंड नॉर्मल रिएक्शन थीटा। अभी नीचे ये भी लिखा होगा, कैलकुलेशन मैंने कैसे किया। तो ये वो ट्राइंगल जो था अपना, उस ट्राइंगल को हमने लिया, उस ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू निकाली। परपेंडिकुलर क्या था, एफ के बराबर, बेस किसका था एन के बराबर, ये क्या होता है, ठीक है सब जानते हैं। अब देखो इसमें हुआ क्या था, अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, और फ्रिक्शन अगर बढ़ेगा तो रिजल्ट है कहां जाएगा, फ्रिक्शन की तरफ। तो रिजल्ट ऑफ एन एंड एफ मूव टुवर्ड्स फ्रिक्शन की तरफ जाएगा, और जब एफ की तरफ जाएगा रिजल्ट तो थीटा क्या होगा बढ़ जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है अगर आपका थीटा ज्यादा है तो समझ जाना भैया रिजल्ट कहां पर है, एफ की तरफ। रिजल्ट कहां पर है, और रिजल्ट एफ की तरफ है तो फ्रिक्शन क्या होगा ज्यादा। और अगर थीटा कम है तो रिजल्ट किसकी तरफ है, एन की तरफ, कांटेक्ट फोर्स की तरफ। इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है। अब आता भी है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज ये क्या होता है, ये एक इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है। किसका एंगल होता है, इंक्लाइन मतलब जो ऐसे ऐसा होता है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसको हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। लेकिन इस एंगल की खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि इस पे रखी गई बॉडी नीचे नहीं आ रही, नीचे आने वाली है। अगर इससे थोड़ा सा भी मैंने ज्यादा कर दिया, इस एंगल को बढ़ा दिया तो ये बॉडी को स्लाइड कर जाएगी नीचे। तो ये कह रहा है भैया एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो एंगल, इस एंगल पे इंक्लाइन प्लेन पे रखी बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली होती है, मतलब स्लाइड नहीं कर रही, करने वाली होती है। समझ गए भैया, इसी को हम क्या कहते हैं भैया एंगल ऑफ रिपोज, क्या कहते हैं। अब देखिए भैया इसको हम कैसे, मैंने कैसे किया, ये देखिए ये रखिए मैंने इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी। अच्छा ये एंगल अल्फा है, ये भी मैंने अल्फा कर दिया। किसी को पता क्यों, पहले एक बात ध्यान में रखना, इस बात को हमेशा एकदम कंठस्थ कर लो। क्या करना है आपको, कि जो कांटेक्ट फोर्स होता है या नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो बॉडी की सरफेस के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। कांटेक्ट फोर्स बॉडी की सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन जो वेट होता है वो जमीन के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो जैसे मैंने ये बना दिया एक लाइन, इस पर रख दिया एक ब्लॉक, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना,
वो इसके परपेंडिकुलर होगा। किसके? और जो ये वेट है वो जो आपकी जमीन है ना, जमीन जिसपे आप खड़े हो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा ये वेट। समझ गए? ये हमेशा होता है, चाहे कहीं पर भी बॉडी रखी हुई हो, एन हमेशा बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा और वेट हमेशा जिस सरफेस पे आप खड़े हो उसके परपेंडिकुलर रहेगा। समझ गया? इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना। अभी तो दोनों एक लाइन में है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों एक लाइन में नहीं होते। अब देखो जैसे ये रहा, आपकी बॉडी यहां पे पड़ी है, तो भैया क्या कहता है, मैंने क्या बताया था, ये बॉडी आपकी पड़ी है, एन किसके परपेंडिकुलर होगा? एन किसके परपेंडिकुलर होगा? बॉडी के। तो ये बॉडी के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो वेट है वो किसके परपेंडिकुलर होगा? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थीटा कैसे बना सुन लीजिए। अभी ये यहाँ पे देखिए, मैं जिससे पूछूंगा, ये दोनों के बीच में एक्स और ये वाई है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो ये कितना होगा? सब जानते हैं भैया 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा? और ये थीटा तो ये क्या होगा? समझ गए? चलो अब आते हैं भैया, बात करते हैं इस पे। अभी हंस रहा है, अभी तक यहाँ पे पूछता ना तेरी सारी हंसी निकल जाती। मत हंस। ये कितना एंगल है भैया? ये जमीन है जहां पे रखा हुआ है, जमीन के परपेंडिकुलर कौन होता है? वेट। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ये एंगल कितना बेटा? अल्फा। क्या है बेटा? ये क्या होगा? अबे ये 90 है। इन दोनों का सम भी क्या आएगा? 90 ही आएगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल दो एंगल का सम 90 होता है। तो ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? 90। ये अगर अल्फा है तो क्या होगा? 90 माइनस। ठीक है भैया। अच्छा ये दोनों भी क्या है? 90 एंगल पर है। अगर ये अल्फा है तो ये क्या? 90 माइनस अल्फा है तो ये क्या होगा? अल्फा। समझ गए? तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? अल्फा। ये तो मैथमेटिकली हो गया, क्या वो नहीं समझा? ये अल्फा, ये देख, ये कितना एंगल है? अरे सुन तो ले, ये कितना एंगल है? ये क्या है? तो ये क्या होगा? अभी ये समझा? अच्छा ये लाइन और ये लाइन भी क्या एक दूसरे के, तो अगर ये 90 माइनस अल्फा तो ये कितना होगा? अल्फा ही तो होगा ये। तो सीधा ये ध्यान रखना, जितना एंगल यहां बनेगा उतना एंगल यहां बनेगा। यहाँ पे 30 तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 60 तो यहाँ पे 60। समझ गए? मैं ज्यादा गणित से समझा रहा हूँ, बाकी आप सोचोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई ऐसे ही होता है। प्रैक्टिकली भी सोचोगे, अब इतना टाइम नहीं तो इसलिए आप मैथमेटिकली समझ लो, जल्दी हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। तो भैया ये अल्फा था, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया? अल्फा। वेट ऐसे लग रहा है, और वेट ने इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रखा है? अल्फा। तो ये क्या होगा? एम जी कॉस अल्फा, जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस होता है। और दूसरा क्या होगा? एम जी। अगर ये बॉडी स्लाइड नहीं कर रही तो इसका मतलब पीछे क्या लग रहा है? क्योंकि ये तो नीचे ला रहा है ना इसको, ये फिर भी स्लाइड नहीं कर रही, इसका मतलब फ्रिक्शन कहां लग रहा है? पीछे। फ्रिक्शन कहां लग रहा है? तो अगर बॉडी ये रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ बराबर में, अब कॉन्करेंट फोर्स है ना, ये कॉन्करेंट फोर्स है और बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में है। तो कल मैंने बताया था अगर बॉडी कॉन्करेंट, अगर फोर्सेस कॉन्करेंट है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स बराबर में और ये वाला फोर्स बराबर में। तो इस बार देखो एन क्या होता है? एम जी के बराबर नहीं आ रहा है, एम जी कॉस थीटा के बराबर आ रहा है। इसीलिए हम जानते भैया कि फ्रिक्शन फोर्स एन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एम जी तो बदलता रहता है ना ये बॉडी का। समझिए भैया? तो इसीलिए जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एन पे डिपेंड करता है, ना कि वेट पर। समझ गया? क्योंकि एन की वैल्यू बार बार क्या होती है? बदलती रहती है। अभी एन की वैल्यू क्या है? एम जी कॉस थीटा के बराबर। अगर प्लेन पे रख दूंगा तो एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एम जी के बराबर। समझ गया? तो अब देखिए बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आपका एन किसके बराबर होगा? एम जी कॉस थीटा। और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? एम जी साइन थीटा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया एम जी से, एम जी, एफ अपॉन में एन क्या होता है? म्यू, और साइन थीटा साइन अल्फा अपॉन में टैन अल्फा। तो ये आ गया एंगल ऑफ रिपोज। क्या आ गया? ठीक है, तो अच्छा सा टॉपिक था, बस आपको ये आ गया एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, सुन लीजिए भैया, टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो हमारे पास दो तरह के काइनेटिक, दो बॉडी जो होती है वो दो तरीके से चलती है। एक तो रगड़ के चलती है, एक रोल करके चलती है ना। अगर मैं बोलूं आपको कि पैर के अलावा चल के जाओ
तो आपके पास दो तरीके होंगे, या तो आप रोल करते हुए जाओ ऐसा गोल गोल घूमते हुए, और एक रगड़ रगड़ के जाओ। रगड़ के चलने को कहते हैं स्लाइड करना, रगड़ के चलने को, और गोल गोल घूम के करने चलने को कहते हैं रोल करना। तो अपने पास भैया काइनेटिक के दो टाइप है, काइनेटिक के दो टाइप है। पहला क्या है भैया, स्लाइडिंग, दूसरा क्या है, रोलिंग। स्लाइडिंग में क्या होती है, एक बॉडी दूसरी सरफेस के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। उस वक्त जो फ्रिक्शन आता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये भी काइनेटिक है, लेकिन इसमें बॉडी आपकी स्लाइड करती जा रही है। ये फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सरफेस के बीच में क्या होती है, रिलेटिव मोशन होती है। क्योंकि एक सरफेस ये रही, दूसरी सरफेस ये रही, ये उसके ऊपर चलेगी तो दोनों के बीच में क्या आएगी, रिलेटिव मोशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन आता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ये देखा, बॉडी आगे स्लाइड कर रही है, बॉडी आगे स्लाइड कर रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे। अब बात करते हो रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग मतलब जो पहिए वहिए चलते हैं ना, उसमें जो फ्रिक्शन आती है वो रोलिंग आता है। ठीक है, तो भैया द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। जब एक बॉडी की सरफेस दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर रोल करती है, तो वहां पर जो फ्रिक्शन आता है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखो बॉडी रोल कर रही है आगे, और रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है। अब देखिए नोट, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर रोलिंग ज्यादा होता, स्लाइडिंग कम होता, तो आपकी गाड़ियां ऐसे रोल नहीं करती, तब क्या करती है, स्लाइड करती। रोलिंग क्या होता है, कम होता है, काफी कम होता है, इसलिए गाड़ियों में क्या लगाया था, टायर लगाया था, ताकि वो रोल कर सके, ना कि स्लाइड कर सके। ठीक है, तो फिर रोलिंग फ्रिक्शन में अब देखो क्या, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि रोलिंग में देखिए, सुनिए, रोलिंग में आपका व्हील मूव करता है, गोल गोल घूमता है, वो सरफेस पे रहता है, और इसमें लगा होता है साफ्ट। साफ्ट मतलब जो रॉड गई होती है ना पहिए की, तो मैं देखता हूं कि इनके बीच में पहिए का कोई भी पॉइंट अगर मैं देख लूं, तो वो साफ से हमेशा क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। क्या रहता है, और जहां पर रिलेटिव वेलोसिटी होती है वहां पर डिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता है। और यहां पर पहिए का कोई भी पॉइंट जो होता है, इस शाफ्ट से हमेशा क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, यानी यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। और जहां रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती वहां का फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा कम होता है। और स्लाइडिंग में क्या होता है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, अब इसके ऊपर रोल करके कोई चीज गई तो वो आगे निकल जाएगी और ये पार्टिकल यहीं पे रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि ये बॉडी जो चाह रही है, ये गोल गोल घूम रही है, इसका हर एक पॉइंट इस हिसाब से क्या होगा, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। मतलब यहाँ पर कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रहेगी, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रहेगी तो फ्रिक्शन भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है भैया, तो रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन केस में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन केस में रिलेटिव वेलोसिटी होती है। जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होती है, जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होगी वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी होगी। यहां पर आपका जो शाफ्ट घूम रहा है, ये साफ्ट 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 जो घूम रहा है, और जो इसके ऊपर व्हील घूम रहा है, ठीक है, उनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, इसलिए यहां पर फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। स्लाइडिंग कम होता है, रोलिंग कम होता है, स्लाइडिंग क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है भैया, ठीक है। कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, आपको पता है जो पहिया वगैरह होता है उसका बहुत कम पार्ट जमीन के कांटेक्ट में होता है, पता है आपको। इतना बड़ा व्हील होता है तो आप देखना जमीन पे बहुत छोटा सा पार्ट उसका कांटेक्ट में होगा, देखा आपने। जो गोल सा पहिया होता है उसका छोटा सा पार्टी क्या होता है, जमीन के कांटेक्ट में होता है। अच्छा देखो, इससे क्या होता है कि भैया जब बहुत कम पार्ट जमीन के कांटेक्ट में होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, बहुत छोटा है, तो जमीन पे प्रेशर क्या लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। छोटा क्या लगेगा, बड़ा। एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है, तो जमीन पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिससे जमीन क्या होती है, दब जाती है। क्या होती है, दब जाती है। इसे कहते हैं डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसे, जमीन डिप्रेस्ड होगी। समझ, अब भाई रोड वगैरह दब जाती है, कच्ची रोड पे जाएगा तो तेरे को सब तब साफ साफ दिखाएगा, पहिया धस जाता है रोड के अंदर। पक्की रोड पे आसानी से चल पाता है, क्योंकि वो धसने की समस्या यहाँ पर कम होती है, थोड़ा बहुत धसता है, समझ गया। पक्की रोड पे फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम लगता है, चीजें बड़ी आराम से भागती है। लेकिन कच्ची रोड पे आप देखोगे चलते तो, क्योंकि पहिया ज्यादा धसता है वहां पे, तो आपको आपको ज्यादा विजिबल होगा रोलिंग फ्रिक्शन वहां पे। पक्की रोड पे नहीं होता, क्योंकि पहिया कम धसता है यहाँ पे, समझ गए। कंक्रीट वाली रोड पे गाड़ी और बढ़िया भागती है, आपने देखा होगा। जो कंक्रीट वाली रोड होती है ना, डामर वाली रोड से, ये डामर वाली रोड है जो बाहर आपके, जो गलियों में कंक्रीट वाली रोड है ना, अगर उस पर गाड़ी भगाओगे तो बड़ी बढ़िया भागेगी। पता क्यों,
क्योंकि कंक्रीट कभी दबती नहीं है, दबेगी नहीं तो यहाँ पे डिप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा तो रोलिंग फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। अब बॉडी क्या होगी, बढ़िया से बाइक भागी, समझिए, इससे बढ़िया भागती है। लेकिन इसमें समस्या यह होती है कंक्रीट वाली में कि प्रेशर पड़ने पर क्या होती है, टूट जाती है, वो जुड़ नहीं पाती। और इनके साथ ये होता है कि आप कितना ही प्रेशर दे लो वो टेढ़ी मेढ़ी जाएंगी, लेकिन डामर क्या करता है, खुद को अपने आप क्या करता है, सेट कर लेता है, पिघलता है ना, वो फ्लेक्सिबल होता है डामर, तो वो रोड टूटती नहीं है, समझ गया। वरना कंक्रीट वाली रोड यहाँ पे बिछा दे मेन रोड पे तो ये 2 महीने के अंदर पूरी एकदम खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतनी भारी भारी गाड़ियां चलती है वो तोड़ देंगी उसको, समझ गया। गलियों में इतनी भारी गाड़ी चलती नहीं है, इसलिए गलियों में कंक्रीट वाली रोड बिछा देते हैं, समझ गया। बाकी सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ पे आता है, कंक्रीट वाली रोड पर, क्योंकि वो दबती नहीं है, वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम आएगी। रोलिंग फ्रिक्शन आता किस लिए है, क्योंकि सरफेस जो होती है, जो जमीन पे कांटेक्ट में होती है, उसका बहुत कम एरिया कांटेक्ट में होता है, जिसकी वजह से जमीन पे प्रेशर क्या लगता है, बहुत। और जहां पे प्रेशर ज्यादा लगता है चीजें क्या होती है, दब जाती है, समझ गया। तो ये दब जाएगी तो उसे कहते हैं डिप्रेशन, और आगे एक उभार क्रिएट हो जाता है, उसको कहते हैं माउंट। क्या कहते हैं, माउंट कहां पे होता है, व्हील के फ्रंट पे। तो ये डिप्रेशन और आगे का माउंट जो होता है वो हमेशा क्या करता है, पहियों को आगे बढ़ने से रोकता है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसे, रोलिंग फ्रिक्शन। खैर ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि क्वेश्चन कर सकते हो, इससे पूछे आते हैं। क्या है, नहीं भैया गोली मत, ओए यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्रेशन। डिप्रेशन, डिप्रेशन क्यों आया, क्योंकि एरिया बहुत कम कांटेक्ट में था, इसलिए जमीन पे प्रेशर ज्यादा लगा और जमीन क्या होगी, नीचे बैठ गई। और व्हील के फ्रंट के माउंट जो आता है, आगे उभार जो क्रिएट हो जाता है, कहीं पे चीजें डिप्रेस होती है तो आगे क्या होता है, उभार सा क्रिएट हो जाता है, तो पहिया इससे निकलने में क्या होता है, दिक्कत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन का। वही रोलिंग फ्रिक्शन का रीजन होता है। ठीक है भैया, अब एक क्लास खत्म होने वाली है, एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। देखिए भैया, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है भैया, 45 डिग्री। तो आपको पता है भैया म्यू क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। थीटा क्या है भैया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो आपको म्यू तो निकालना है। तो tan 45 क्या होता है, 1, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, 1। अगला क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ रिपोज, क्या निकालना है, थीटा निकालना है इसमें। अगर आपका म्यू कितना देखा है, √3 कितना देखा है, तो भैया कैसे करेंगे, तो आपको पता है एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, म्यू इक्वल्स में tan अल्फा। तो म्यू कितना है, √3, इधर लिखो tan अल्फा। अच्छा बताओ tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, tan 60। क्या लिख दो, tan अल्फा। tan से tan क्या हुआ, कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या गई, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन है लेंथी है थोड़ा सा, तो वो कल ही कराएंगे, कल पूरा एक खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल की टाइमिंग, कल अंकित की क्लास तो नहीं है, थोड़ा मैं लेट ही रखूंगा क्लास, ठीक है। हाँ? नहीं 12 बजे से पहले रहेगी।